हेलो फ्रेंड्स, जेएसएससी क्लासेस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अगर आप जेएसएससी सीजीएल, झारखंड टेट, झारखंड उत्पाद पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आप लोगों को जो झारखंड सचिवालय और जो झारखंड उत्पाद पुलिस का वैकेंसी आया है उसमें जो नागपुरी का सिलेबस रखा गया है उस सिलेबस को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, झारखंड उत्पाद पुलिस के लिए जो नागपुरी का सिलेबस है तो उसका क्लास शुरू हो चुका है। अगर आप में से कोई तैयारी करते हैं तो वीडियो जाके देखिए। ठीक है, 8-10 वीडियो हो चुका है नागपुरी का। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है यह स्पेशली झारखंड सचिवालय के लिए है, जो हम लोग प्रैक्टिस सेट के रूप में नागपुरी को कवर करेंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन का हर दिन प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। और अगर आप लोग मैथ्स का भी देखिए, सचिवालय में 20 क्वेश्चन मैथ्स का है। अगर आप लोग मैथ्स भी मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट कीजिए। प्रैक्टिस सेट के रूप में हम लोग 20-20 क्वेश्चन का हर दिन करेंगे। ठीक है, अगर आप लोग मेरे सॉल्यूशन का जो मैथ्स का सॉल्यूशन है उन सभी को देखना चाहते हैं तो मैं परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर पढ़ाया हूँ और साथ में घात घातांक आप लोग जाके देखिए और मेरा सॉल्यूशन का जो तरीका है उसका थोड़ा बहुत आइडिया ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप लोग कमेंट कीजिए अगर आप मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं मैथ्स का तो। ठीक है, नागपुरी का हम लोग करेंगे और अगर आप लोग बोलिएगा तो मैथ भी शुरू करेंगे। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के रूप में आप लोग मेरे सॉल्यूशन का तरीका का पहले आइडिया ले लीजिए। ठीक है, आप लोग मेरे शॉर्ट्स की वीडियो भी देख सकते हैं जिसमें मैं 2016 का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो 2016 सचिवालय में आया था तो मेरा तरीका जाके देखिए कि मैंने कैसे सॉल्व किया है। ठीक है, चलिए आज हम लोग पहला प्रैक्टिस सेट लगाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि दोस्ती कौन तरह का संज्ञा है। क्या जो दोस्ती है वह संज्ञा है तो किस तरह का संज्ञा है। ऑप्शन ए है भाववाचक संज्ञा, बी है समूहवाचक संज्ञा, सी है जातिवाचक संज्ञा और डी है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, भाववाचक संज्ञा। ठीक है, तो याद रखिएगा कि जो दोस्ती शब्द है यह किस टाइप का संज्ञा है तो यह भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, इसी टाइप का प्रश्न पूछा जाएगा। आप लोग वीडियो के एकदम अंत तक देखिए, 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एकदम 30 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और लास्ट में आपके लिए एक क्वेश्चन है तो उसको आप लोगों को कमेंट भी करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि प्रत्यय कर प्रयोग करल जाएला। जो व्याकरण में, नागपुरी व्याकरण में प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है। ठीक है, ऑप्शन ए है शब्द कर शुरू में, बी है शब्द कर आखिर में, सी है बीच में और ऑप्शन नंबर डी है ए एंड बी दोनों सही है। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शब्द का इसका करेक्ट आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी, शब्द कर आखिर में। ठीक है, तो प्रत्यय का प्रयोग जो होता है वह शब्द का आखिर में होता है, अंत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि देवल में कौन वर्ण ऊष्म व्यंजन से संबंधित है। जो ऑप्शन में दिया हुआ है उसमें से कौन सा वर्ण जो है वह ऊष्म व्यंजन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए है ज, बी है म, सी है स और डी है य। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सा जो है यह एक ऊष्म व्यंजन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि खाटी कर उल्टा का हके। ये व्याकरण से संबंधित है तो खाटी कर उल्टा का हके, खाटी का ऑपोजिट क्या होता है। ऑप्शन ए है मीठा, बी है सीधा, सी है मेसा और डी है झूठ। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मेसा। खाटी, खाटी मतलब होता है प्योर। खाटी अगर इसको बोला जाए तो प्योर, शुद्ध। और मेसा मतलब उसका जस्ट उल्टा क्या होगा कि उसमें कुछ मिलावट है। ठीक है, मेसा का मतलब हो गया मिलावट। ठीक है, समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कि देवल मुहावरा कर माने बताओ। जो मुहावरा दिया हुआ है उसका मतलब क्या है। ऊंच पीढ़ा देख, ऊंच पीढ़ा देख यह मुहावरा है तो इसका मीनिंग क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए है कि ऊंच पीढ़ा बनवाएक, बी है बगरा इज्जत देख, सी है बराबर इज्जत देख और डी है मामूली आदमी समझे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बगरा इज्जत देख। ऊंच पीढ़ा देख जो मुहावरा है इसका मतलब क्या होता है, बगरा इज्जत देख। बगरा इज्जत मत देख मतलब ज़्यादा इज्जत देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है
कि मनमोहिनी शीर्षक कविता कौन राग में लिखल जाए है। देखिए कविता से रिलेटेड है कि वनकेवरा भाग 1 में संकलित मनमोहिनी कविता जो है तो उस कविता को कौन राग में लिखा गया है। ऑप्शन ए है लहसुआ, बी है लुझरी, सी है खेमटा और डी है झुमटा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लुझरी। ठीक है, याद रखिएगा, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पूछा जाएगा कि मनमोहिनी जो सी कविता है तो उसको किस राग में लिखा गया है, तो आप लोगों को बताना पड़ेगा लुझरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, अनमोल नामक पद रचना में कवि का के अनमोल माइन है। जो अनमोल कविता है तो उसमें जो इसका जो रचनाकार है, कवि है, वो किस चीज़ को अनमोल माने हैं। ऑप्शन नंबर ए है माय कर दूध, बी है मातृभूमि कर माटी, सी है माय कर कोरा कर बोली और डी है देवल सौभे। मतलब ए बी सी तीनों। बताइए क्या है? माँ का दूध, मातृभूमि कर माटी, मतलब जब हम लोगों का मातृ मिट्टी है। सी है माय कर कोरा कर बोली। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देवल सौभे। ठीक है, मतलब तीनों करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि बनकेवरा 1 में संकलित जखम कहानी में भौजी केकर साथे उ गाँव आए रहे। मतलब जब जो भौजी है जिसका बारे में लिखा गया है तो वो जब उस गांव में आई थी तो किसके साथ आई थी जखम कहानी में। ऑप्शन ए है रत्नी, बी है सालू, सी है राजेश्वर और डी है केकरो से नहीं। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सालू। ठीक है, सालू और उसका 2 बेटा भी रहता है। किसका? जो ये जो भौजी रहती है उसका 2 बेटा लोग साथ आती है। ठीक है, रत्नी कौन कहानी संबंधित है? राजेश्वर। ठीक है, ये दोनों को याद रखिएगा। राजेश्वर आपका हो गया नीम तीता। ठीक है, और रत्नी जो है यह जामडायर से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कि जामडायर कहानी में रत्नी कर बेटा कर का नाम है रहे। जो जामडायर कहानी है उसमें जो रत्नी है तो रत्नी का बेटा का क्या नाम था। ऑप्शन ए है भोला, बी है राजा, सी है सोमा और डी है देसा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी देसा। तो याद रखिएगा। ठीक है, पूछा जाएगा कि रत्नी का बेटा का क्या नाम था तो देसा। ठीक है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और इसी तरह का MCQ के रूप में प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए आप लोग मेरे चैनल को एकदम सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, हर दिन 30 क्वेश्चन का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आप लोगों को प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कि दीदी का नाव चिट्ठी शीर्षक कहानी के केकर लिखल है के। जो दीदी का नाव चिट्ठी कहानी है तो उसको कौन लिखा है। ऑप्शन ए है संजय केसरी, बी है सविता केसरी, सी है ओमलता अखौरी और डी है इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सविता केसरी। ठीक है, तो जो दीदी का नाम चिट्ठी कहानी है जो तो इसको कौन लिखा है तो सविता केसरी, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देवल में से कौन रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं लागे। ऑप्शन ए है अदरतिया, बी है हुंचौआ, सी है लगातार और डी है देवल सौबे। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? रीतिवाचक क्रिया विशेषण। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नहीं लागे, रीतिवाचक क्रिया विशेषण नहीं लागे। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए अधरतिया। रीतिवाचक क्रिया विशेषण मतलब क्रिया का होने, मतलब क्रिया किस टाइप का हो रहा है तो उसका बोध कराता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। जैसे हुंचौआ मतलब बहुतायत में, जैसे कोई काम हो रहा है तो बहुतायत में हो रहा है, या लगातार, तो ये सभी रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। कोई भी काम होने का कि कौन सा ढंग से काम हो रहा है तो इसका बोध कराता है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं ग्रामर सेक्शन को भी बहुत अच्छे डिटेल में आपको पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना हो तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हैं। और मैथ्स अगर प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो पहले जा करके मेरा वीडियो को देखिए, मेरा सोल्यूशन का तरीका को देखिए, ढंग को देखिए। शॉर्ट्स वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैं किस टाइप से क्वेश्चन का सॉल्व कराता हूँ। उसके बाद आप लोग कमेंट कर सकते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए। ठीक है, अगर आप लोग चाहें तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 बन हिरनी कर बेटा कहानी में
राजा जेहल से लेके महल तक कर डहर में का बिछाए हुकुम देवेला। मतलब कि जो राजा था वनहरनी कविता में, तो वह जेल से लेकर के महल तक क्या चीज़ बिछाने का ऑर्डर देता है। ऑप्शन नंबर ए है कालीन, बी है सोना चांदी, सी है रुआ और डी है सेंदूर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सेंदूर। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि आह्वान नामक गीत रचना बनकेवरा वन में केकर लिखल है के। जो आह्वान कविता है जो बनकेवरा भागवन में संकलित, तो उसका कवि कौन है? ऑप्शन नंबर ए है चंद्रिका सिंह, बी है चंद्रदेव सिंह, देवेंद्रनाथ पाठक और डी है प्रफुल्ल राय। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी चंद्रदेव सिंह। ठीक है, आह्वान कविता कौन लिखा है? चंद्रदेव सिंह। ठीक है, प्रफुल्ल कुमार रिंगचिंगिया, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि कवि द्वारका नाथ सिन्हा कर संकलित रचना अनुसार मेघ माझे का मुस्कायला। मेघ जो है माझे का मुस्कायला। ऑप्शन नंबर ए है बेर, बी है बिजुरी, सी है तरगिन और डी है चांद। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी चांद। ठीक है, मेघ माझे का मुस्कायला तो चांद। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 कि लोक साहित्य रचल नहीं जाए बद्री नियर झरेला के कही है। मतलब लोक साहित्य को की रचना नहीं किया जाता, वह बादल से वर्षा बरसते वैसे बरसती है। ये कौन बात बोले है इस बात को? ऑप्शन ए है डॉक्टर कुंदन लाल, बी है भुवनेश्वर अनीज, सी है वीपी केसरी और इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भुवनेश्वर अनुज। भुवनेश्वर अनुज इस बात को बोले हैं कि जो लोक साहित्य है उसकी रचना नहीं किया जाता है, बल्कि वह बादल से बरसता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 आधुनिक साहित्य समृद्ध होई है। जो आधुनिक साहित्य में कैसे समृद्ध होई है? ऑप्शन नंबर है अंधविश्वास से, बी है धर्म से, मतलब जो कुछ धारणा होता है उससे, ऑप्शन नंबर सी है लोक साहित्य से और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लोक साहित्य से। जो आधुनिक साहित्य है वह किस चीज़ से समृद्ध है? तो लोक साहित्य से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भाषा कर पारंपरिक आधार पर छंद मन केकर संग चलेना। जो भाषा का पारंपरिक आधार है उसमें छंद केकर कैसे चलता है? ऑप्शन नंबर ए है पद रचना कर, बी है संस्कृति कर, सी है गीत राग कर और डी है अखरा कर। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? जो छंद चलता है वो कैसे चलता है, केकर संगे चलता है, किसके साथ चलता है? तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा गीत राग कर। ठीक है, गीत राग कर। फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोगों को एकदम ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया जाएगा, बस चैनल के साथ आप लोग बने रहिए। ठीक है, और मैथ्स के लिए भी आप लोग कमेंट कर सकते हैं, आप लोगों के कमेंट के बाद ही करवाया जाएगा। आप लोग मेरे मैथ्स का सॉल्यूशन देखिए कि मैं किस टाइप से करता हूँ, वीडियो पड़ा हुआ है मेरा, प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 डमकच राग में डम कर का माने होवेला। जो डमकच राग होता है उसमें डम का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए है ढोलकी, बी है डमरू, सी है बाजा और डी है नाच गान। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डमरू। जो डमकच होता है उसमें जो डम सब होता है उसका मतलब क्या होता है? डमरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 कि तीज पर्व कौन महीना के मनाल जाएला। जो तीज पर्व होता है तो वो कौन महीना मनाया जाता है? ऑप्शन ए है सावन अंधरिया कर तृतीया, बी है सावन इंजोरिया कर तृतीया, सी है भादो अंधरिया कर तृतीया और डी है भादो इंजोरिया कर तृतीया। तो इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी भादो इंजोरिया कर तृतीया। जो तीज पर्व मनाया जाता है वह भादो इंजोरिया कर तृतीया को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 कि भाषा में सुंदर लाने के लिए केकर प्रयोग सुपट मानल जाएला। भाषा में किसका प्रयोग बहुत अच्छा माना जाता है? ऑप्शन नंबर ए है मंत्र, बी है बुझवैल, सी है मुहावरा और डी है सौग। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मुहावरा। मुहावरा का प्रयोग भाषा में बहुत अच्छा माना जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 कि देवल लोकोक्ति कर माने बताओ। जो लोकोक्ति दिया हुआ है उसका मतलब क्या है? चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए है चमड़ी और दमड़ी में संबंध, बी है फालतू बेइज्जत हुए, सी है कंजूस कर चलते शारीरिक नुकसान, और ऑप्शन नंबर डी है फालतू बात सोचे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि चमड़ी जाए तो जाए, दमड़ी ना जाए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कंजूस कर चलते शारीरिक नुकसान। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि दर सूखा कर समानार्थी का होएला। जो दर सूखा शब्द है इसका समान अर्थ क्या होता है दर सूखा का? ऑप्शन नंबर ए है आधा कोड़ल, बी है आधा पाकल, सी है आधा सूखल, और ऑप्शन नंबर डी है सौग। तो इसका करेक्ट आंसर बताइए। इसका करेक्ट आंसर होगा आधा सूखल। दर सूखा का मतलब होता है आधा सूखा हुआ। ठीक है, दर सूखा आधा सूखा, दर पगला मतलब आधा पगला। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 देवल मुहावरा कर सही माने बताओ। जो मुहावरा दिया हुआ है उसका सही मतलब क्या है? कांड कोरखा गिनेक, कांड कोरखा गिनेक। ऑप्शन नंबर ए है घर बनाए तिहा करेक, बी है फालतू काम करेक, सी है काम में ध्यान देख, और डी है हिसाब किताब रखे। बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कांड कोरखा गिनेक का? तो कांड कोरखा गिनेक का जो करेक्ट इसका जो सही मुहावरा का मतलब क्या निकलता है कि फालतू काम करे। ठीक है, कांड कोरखा गिनेक मतलब फालतू काम करे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 छौआ सुतेला वाक्य कौन क्रिया से संबंधित है? जो छौआ सुतेला यह सब जो वाक्य है, शब्द नहीं वाक्य है, तो यह कौन क्रिया संबंधित है? मूल क्रिया, बी है सकर्मक क्रिया, सी है अकर्मक क्रिया, और डी है कोई नहीं। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अकर्मक क्रिया। ठीक है, अकर्मक क्रिया क्यों है मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। देखिए अकर्मक क्रिया ऐसी क्रिया होती है जिसमें किसी अगर इंग्लिश में हम लोग पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट और हिंदी में उसी को बोलते हैं, कैसे इसको बताएं? जैसे अकर्मक क्रिया में किसी मतलब जो क्रिया होता है ना वो किस पर हो रहा है उस पर उसका मतलब पता नहीं चलता है। जैसे अगर इसी जगह पे रहता है कि छौआ सुतेला बेड में, तो यहाँ बेड आ रहा तो बेड आने से ये अकर्मक सकर्मक क्रिया हो जाता है। ठीक है, मतलब कर्ता का कर्म पर प्रभाव नहीं, मतलब पर कर्म का पता नहीं चलता है। ठीक है, अकर्मक क्रिया में कर्म यहाँ ये ठीक है, तो समझे अकर्मक क्रिया में क्या होता है कि अकर्मक क्रिया में कर्म नहीं होता है। ठीक है, जैसे यहीं पे रहता है कि छौआ सुतेला बेड में बिस्तर में, तो इस क्या हो जाता है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया क्यों? क्योंकि इसमें कर्म आ जा रहा है। बेड क्या है? ठीक है, ये कर्म है। ठीक है, तो अकर्मक क्रिया जो होता है यह कर्म रहित होता है, इसमें पता नहीं चलता है। सिर्फ अगर हम ये ऐसे बात करें तो इसमें रहेगा कर्ता रहेगा और सिर्फ क्रिया रहेगा। ठीक है, अकर्मक क्रिया में सिर्फ कर्ता और क्रिया रहेगा। समझ रहे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 कि किताब कौन तरह कर लिंग है? के जो पुस्तक है वह किस तरह का लिंग है? उभयलिंग है, बी है बेलिंग है, सी है स्त्रीलिंग है, और डी है पुल्लिंग। तो इसका बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बेलिंग। ठीक है, किताब किसी तरह का लिंग नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 कि संगे चलब कविता में का करले अपन क्षेत्र मजबूत बने कहल जाए है। जो संगे चलब कविता है उसमें क्या करने से जो अपना क्षेत्र है वह मजबूत बनेगा, ऐसा बात बोला गया है। ऑप्शन नंबर ए है आपसी लड़ाई मतलब लड़ले, बी है एक दोसर के धोखा देले, सी है एकता से, और डी है सौग। तो बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एकता से। ठीक है, एकता से जो हम लोग अपने एकताई के साथ हम लोग अपने क्षेत्र का विकास कर सकते हैं, अपने क्षेत्र को मजबूत कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28 कि ए हो री कोकिला कुहू कुहू शोर के डारी डारी शबद करी उड़ी फिरे। ई जो पद है ये कौन सा पद में आया है? कौन पद में आया है? ठीक है, मतलब कौन सा कविता का ये सेंटेंस है? ये जो सेंटेंस है ये कौन सा कविता का है? इसका ऑप्शन नंबर ए है शीतक बूंद, बी है बसंत, सी है झारखंड वंदना, और डी है वृंदावन।
बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 20 बसंत। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न बनेगा। ठीक है, इस टाइप से एकदम प्रश्न बनेगा। कविता के बीच से दो लाइन उठाया जाएगा और पूछा जाएगा कि ये कौन सा कविता संबंधित है या फिर इस कविता का लेखक कौन है। ठीक है, इस टाइप से प्रश्न बनेगा। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए, हर तरह का क्वेश्चन आप लोगों को करवाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 कि राजेश्वर कौन कहानी कर पात्र है कि जो राजेश्वर है वह कौन कहानी से संबंधित है। पहला है वृंदावन, बी है जामडायर, सी है नीम तीता और डी है सुंदर। तो बताइए राजेश्वर कौन कहानी से संबंधित है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी नीम तीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कौन कहानी में बीमारी होले खाली झाड़ फूंक और ओझामती करे बात आलय है। मतलब कौन कहानी में बात बोला गया है कि जहाँ गाँव में कोई बीमार पड़ता है तो सिर्फ इन लोगों को ओझामती और झाड़ फूंक करवाने का ही दिमाग में आता है, मतलब डॉक्टर पास नहीं जाने का दिमाग में आता है। ये सब बात बोला गया है कौन कहानी में। ऑप्शन ए है जामडायर, बी है बिसाही, सी है सुंदर और डी है कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बिसाही। ठीक है, बिसाही जो कहानी है उसमें ये बात बोला गया है कि गांव में कोई भी बीमार पड़ता है तो सिर्फ ये लोग ओझामती और झाड़ फूंक करवाता है, डॉक्टर के पास जाने का नहीं सोचता है। ये इस टाइप का बात बोला गया है। ठीक है, तो इस टाइप का प्रश्न बनेगा। आप लोगों को हर तरह का क्वेश्चन करवाएगा, बस वीडियो के साथ बने रहिए। ये क्वेश्चन नंबर 31 है, ये आपके लिए है कि बनकेवरा वन में संकलित दीदी का नाव चिट्ठी में जगत कहाँ जाए रहे। ऑप्शन ए है सीतापुर, बी है खूंटी, सी है रांची और डी है कोयने। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। ठीक है, और अगर फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा है, अगर आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस सेट मेरे साथ लगाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप लोग मैथ्स का भी प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हैं तो पहले मेरे वीडियो को जाकर देखिए, मेरे सोल्यूशन का ढंग और तरीका को देखिए मैं कैसे करवाता हूँ। ठीक है, और आप लोग कमेंट कीजिए तो फिर मैं आप लोगों को मैथ्स का भी प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो को देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, जय जोहार, जय झारखंड।